जी बिल्कुल, देखें मैं आपको बताते चलो हम्म। कि एक दो टोक अल्फाज में कड़ी मैसेज जो है वो आतंकी को हुई, आतंकी संगठनों को हुई है और आतंकी सिपैथीजर को हुई है, और आतंकी जो लॉजिक सपोर्ट उनको दे रहे हैं उनको हम्म। मैसेज यहाँ से हुए कि अब आतंक को बख्शा नहीं जाएगा। हम्म। अब ऐसी कॉन्स्पिरेसी रचने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। हर किसी को इस नाहक खून का, इस बेरहमी से जिन लोगों को कत्ल किया गया पहलगाम सानिया में, उनको बख्शा नहीं जाएगा। हम्म। तो इससे पहले भी हमने देखा जो भी आतंकी संगठन थे, चाहे हम लश्कर तैयबा की बात करें, जैश ए मोहम्मद की बात करें, या स्पेशली हम हिजबुल मुजाहिदीन की बात करें, जिसने अपनी हम्म। जड़ें जो है जम्मू कश्मीर घाटी में मजबूत की थी, उनको उनकी कमर जो है वो 2019 के बाद तोड़ दी गई है। उनके जो पोस्टर बॉयज है, बुरहान वानी जैसे हम्म। आतंकी, जाकिर मूसा जैसे आतंकी, या रियाज नायक को जैसे आतंकियों को मार गिराया गया, उनकी प्रॉपर्टी जो है अटैच की गई है, और उनके उनके मकान जो है हम्म। वो बिल्कुल ग्राउंड पे रेज किए गए। आज भी वैसे ही इन आतंकियों को जो है बदला लिया जा रहा है, आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। हर किसी जगह जहां पे भी आतंकी मौजूद है उनकी प्रॉपर्टीज को भी जो है डिस्ट्रॉय किया जाएगा। उसके साथ साथ जितने भी सिंपैथीज है उनको भी जो है जेलों के पीछे धकेला जाएगा, और आतंकियों को जो है न्यूट्रलाइज करने में सुरक्षा बल जो है 24 घंटे लगे हुए हैं। परसों से हमने देखा जो 22 अप्रैल 2025 से जब पहलगाम में एक आतंकी घटना हुई, उसके बाद सुरक्षा बलों ने शिकंजा कसा और आतंकियों के बड़े पैमाने पे तलाशी जो है वो बड़े पैमाने पे शुरू की गई। आतंकियों को कोने से ढूंढ कर जो है उनको न्यूट्रलाइज सिक्योरिटी फोर्सेस करने के लिए तैयार हुई है। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए एलओसी की बात करें, या हम साउथ से लेकर नॉर्थ, नॉर्थ से लेकर सेंट्रल कश्मीर तक एटलीस्ट 3,500 के करीब जो सस्पेक्टेड है हम्म। उनको हिरासत में लिया गया, उनसे पॉजिटिव लीड्स मिली हुई है। एंड कल भी हमने देखा ओजीडब्ल्यू को भी कल जो है अरेस्ट किया गया, जिसे भारी मात्रा में असला और गोला ठीक है, बारूद भी यानी कि रिकवर जो हुए हैं। आतंकवाद की जड़ है सीधा वहां तक पहुंचने की ही कोशिश अब यहां पर सरकार कर रही है। डॉक्टर सुधीर सिंह जी, जिस तरीके के अब एक्शन हो रहे हैं, इस एक्शन के बाद हम देख रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से एक के बाद एक बयानबाजी की जा रही है। सिंधु नदी को लेकर कहा जा रहा है, इससे पहले ये कहा गया कि जिस तरीके से एक्शन भारत ले रखा है, हम यहाँ पे परमाणु हमला भी कर सकते हैं भारत पर। जो ये बयान दिए जा रहे हैं, क्या ये माना जाए कि पाकिस्तान की धमकी से अब युद्ध के हालात बन सकते हैं? देखिए, परमाणु हमला, पाकिस्तान जब हमने बालाकोट हम्म। पर एरियल स्ट्राइक किया था तो उस समय भी ये बात चली थी, वो हम्म। नहीं कर पाए। आप, पाकिस्तान तो एक बहुत छोटा सा देश है, हम्म। आप रूस को ले लीजिए, 3 साल हम्म। से यूक्रेन से लड़ रहा है। हम्म। दुनिया की एक नामी गिरामी महाशक्ति है, लेकिन उसने भी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया। परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं है। हम्म। अगर एक मिनट के लिए हम मान भी लें कि पाकिस्तान हमारे ऊपर दो चार हम्म। एटॉमिक मिसाइल फेंकेगा, हम्म। तो क्या हमने अपने सारे मिसाइल क्या राहुल गांधी की शादी में बजाने के लिए रखे हैं? हम्म। हम भी तो हमले करेंगे, हम भी तो जोरदार तरीके से हमले करेंगे और पाकिस्तान का खात्मा हो जाएगा। देखिए, युद्ध किसी भी समस्या का निदान नहीं है, ये एक रिसर्चर के तौर पर मैं मानता हूं। लेकिन पाकिस्तान जिस तरह की हरकत कर रहा है, पाकिस्तान को बहुत ही हाई कॉस्ट का झटका देना बहुत जरूरी है। जिस तरह से इजराइल जो है फिलिस्तीनी इलाकों से जब भी हमले होते हैं, जो 2023 अक्टूबर में फिलिस्तीन के तरफ से हमले हुए, इजराइल में 1500 लोग एक दिन में मारे गए। पूरी दुनिया एक तरफ, इजराइल ने अकेले इतना ज्यादा डैमेज किया इस पक्ष को कि वो अब 10 बार हमले करने से सोचेंगे। इसमें दो तीन मैं बात सजेस्ट करूंगा। पहला, कि जो बलूचिस्तान में चल रहा है उसको हम्म। भारत को खुले तौर पर अब समर्थन कर देना चाहिए, और वो एक बहुत बड़ा एक चीज होगा, चूंकि 20-25 हजार बलूच लड़ाके जोशो खरोश से पाकिस्तानी आर्मी से लड़ रहे हैं, और उनको अगर हम सपोर्ट मॉरल करते हैं तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान का 43% इलाका बलूचिस्तान बनने से कट जाएगा। समस्या इतनी आसान नहीं है, थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि थोड़ा सा बलूच इलाका ईरान में भी है, थोड़ा सा बलूच इलाका अफगानिस्तान में भी है, लेकिन हमें उस पर काम करना चाहिए। हम्म। दूसरी बात की, जो ये एलओसी के उस पार का जो कश्मीर है, और जो गिलगित बल्तिस्तान है, नॉर्दर्न एरिया जिसको कहते हैं, ये तो हमारा है। हम कर्नल साहब बैठे हैं, ये तो जानते हैं कि ये भारत का अंग है। तो भारत को इसमें मिलाना चाहिए, कब्जा नहीं करना है, भारत हम्म। को मिलाना है। भारत ने कुछ काम किए, जैसे मौसम वगैरह की जानकारी हमारे आकाशवाणी वगैरह देते हम्म। रहे हैं पिछले कई एक सालों से। ये सारी चीजें बढ़ाना चाहिए। ये जो सिंधु नदी वगैरह पर हुआ है, ये सांकेतिक है, इसका बहुत मतलब नहीं है। हमको अपने आर्थिक विकास को भी अवरुद्ध नहीं होने देना है, और हमको ये भी नहीं
झेलना है कि कोई आतंकी हमला करके चुपचाप बच जाए। इंटरनेशनल लॉ में राइट ऑफ हॉट परस्यूट है, और उस हॉट परस्यूट के राइट के अंदर हमको यह हक है कि जहां भी वो हमला करने वाला है उसको खदेड़ के, उसको खोज के, उसको ठोक दिया जाए। ये हमारा हक बनता है, और वो काम तो भारत सरकार को आज नकल करना चाहिए। इसमें वक्त लगेगा, क्योंकि आतंकी अपने लॉन्चिंग पैड से पीछे भाग गए हैं। सैटेलाइट तस्वीरें बता रही हैं कि वो पीओके से पीछे भाग गए हैं। वो फ्रंटियर प्रोविंस में, वो बलूचिस्तान में बैठे हैं। सारे आतंकी सरगना जो हैं जेलों से निकाल के दूर हटा लिए हैं पाकिस्तान ने, कि कहीं भारत हमला न कर दे सर्जिकल स्ट्राइक टाइप से। तो ये अभी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन भारत को एक हाई कॉस्ट झटका पाकिस्तान को देना ही होगा। बिल्कुल, भारत को एक बड़ा झटका पाकिस्तान को देना ही होगा। कर्नल देवानंद सर, बलूचिस्तान में हम देख रहे हैं बीएलए के हमले हो रहे हैं, पाक आर्मी पर हो रहे हैं। आज ही खबर सामने आई कि 10 पाक के जवान हैं जो वो मारे भी गए हैं। पाकिस्तान अपने ही एक बलूचिस्तान को संभाल नहीं पा रहा और भारत पर बड़ी बड़ी बयानबाजी की जा रही है कि हमले कर दिए जाएंगे, युद्ध की स्थिति बन जाएगी। आखिरकार पाकिस्तान चाहता क्या है? जी देखिए, पाकिस्तान का जहां तक ताल्लुक है भारत के लिए, वो सीधा चाहता है टू ब्लीड भारत बाय 1000 cuts। वो भारत को तंग करना चाहता है, भारत में हत्याएं करना चाहता है, भारत का नुकसान करना चाहता है, भारत का कश्मीर चाहता है, भारत के दूसरे राज्यों में अपना कब्जा चाहता है। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए देश को। अब सवाल उठता है, जो अभी ये हमला किया गया है, ये हमला बिल्कुल पाकिस्तान द्वारा कराया गया है, पाकिस्तान सेना द्वारा उसमें हाथ है, आईएसआई पूरी तरह इसमें लिप्त है। और यहाँ जो भारत को समझने की जरूरत है, मैं सुन रहा था आपके जितने भी बता रहे कि भाई घर तोड़ दिए गए, दो चीज आपको देश को क्लियर होनी चाहिए। ये उग्रवाद की लड़ाई भारत के लिए नई नहीं है, इसका नया रूप सामने आ रहा है, जिसके अंदर ये निहत्थे लोगों को मार रहे हैं, धर्म के आधार पे मार रहे हैं, कपड़े करके देख करके आइडेंटिटी मार रहे हैं। तो ये एक भारत के इतिहास में एक नया रूप देखने को मिल रहा है। अब इसके लिए भारत स्वीकार नहीं कर सकता, मुझे ऐसा लग रहा है, और देश की भावना भी कुछ ऐसी है, और जो मौजूदा सरकार है वो भी कुछ ऐसी है कि इसके ऊपर बहुत क्लियर कट उसकी पॉलिसी है। ये मौजूदा सरकार वो नहीं है जो 30 वर्ष पूर्व के अंदर जब कोई आतंकवादी किसी सैनिक को हत्या करता था तो उसको प्रधानमंत्री अपने निवास में बुला करके हाथ मिलाते थे, चाय पिलाते थे। अब देश बदल चुका है। अब ये मौजूदा सरकार के प्रधानमंत्री उसी व्यक्ति को 40 साल बाद एफआईआर करके अब तिहाड़ जेल में सड़ रहा है। तो ये बदल चुका है माहौल। अब यहाँ करना क्या है? देखिए, ये उग्रवादी हमले कोई नए नहीं है, जैसे मैंने कहा, और पाकिस्तान तो वो कुत्ते की टेढ़ी दुम है, जेल में नहीं डाला जाएगा तब तक ये करता रहेगा। अब आपको समझना पड़ेगा कि ये करता क्यों है। देखिए, उग्रवाद का जो असली ये बरगद का पेड़ है, इसकी जड़ पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान के अंदर संचित है। जो पाकिस्तान की सेना उसको संचित करती है, उसकी आईएसआई उसको ऑर्गेनाइज करती है, और जो पत्ते और जो टहनियां वो भारत में है, अफगानिस्तान में है, और विभिन्न जगह दुनिया में आतंकवाद ये फैलाती है। तो जो ये जब भारत में हमला करते हैं, जो टेररिस्ट आते हैं, जो जिहादी आते हैं, देखिए इनको मारा जाता है। इनकी आयु बहुत कम होती है। हमला करने के बाद पहले महीने लगते थे, आज के लिए 5-10 दिनों के अंदर अंदर खत्म कर दिए जाते हैं। पर क्या हम इसी तरह खत्म करते रहे जो 40 वर्ष से हो रहा है? नहीं। अभी समय आ गया है कि पाकिस्तान के जो आका है, जो पाकिस्तान में फौज है, वो क्या करती है। फौज मतलब सामान्य सैनिक नहीं। अगर आपको याद हो, कारगिल युद्ध के अंदर जब भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान सैनिकों को मार दिया गया था, उनकी वो डेड बॉडी भी स्वीकार करने नहीं आए थे। पर अब जो रणनीति भारत सरकार ने बदली है, मैं प्रधानमंत्री महोदय का अभिनंदन करूंगा। उन्होंने कहा कि जो उनका साथ देते हैं उनको भी हम सबक सिखाएंगे, उनको भी ढूंढ के निकालेंगे। ठीक है, यानी कि जो हमला करके भागते हैं उन्हें तो पकड़ा ही जाए, जो हमला करवा रहे हैं, जो आतंकवाद को पनाह दे रहे हैं, अब सीधे वहां पर प्रहार करना होगा। मैं आप सबके पास लौटूंगी। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है, भारत के एक्शन से पाकिस्तान अब कांप रहा है। पाकिस्तान छोड़कर अंडरग्राउंड आसिफ मुनीर हुआ, ये जानकारी मिल रही है। पिछले 3 दिनों से पाकिस्तानी आर्मी चीफ कहीं नजर नहीं आया, प्राइवेट एयरक्राफ्ट से विदेश भागा आसिफ मुनीर, ये जानकारी सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है। भारत के एक्शन से पाकिस्तान में अब बौखलाहट है, पाकिस्तान कांप रहा है। और जानकारी ये है कि आसिफ मुनीर, जिनके बयान के बाद तमाम जो आतंकी संगठन है उनमें ये
कहीं ना कहीं इस तरीके से हमले देखने को मिले हैं। इसके बाद अब जानकारी ये मिल रही है कि आसिफ मुनीर पाकिस्तान छोड़कर अंडरग्राउंड हो गया है। आर्मी चीफ जिन्होंने ऐसे बयान दिए हिंदू मुसलमान वाले 2 राष्ट्र को लेकर के, जिसके बाद इस तरीके के हमले को लेकर तमाम जो आतंकवादी संगठन वो प्रेरित होते नजर आए हैं। आर्मी चीफ पाकिस्तान के पिछले 3 दिनों से कहीं नजर नहीं आया गया। रमन हमारे साथ लगातार यहाँ पे बने हुए हैं। रमन, पाकिस्तान के आर्मी चीफ और दूसरा आसिफ मुनीर, ये 2 वो नाम है जो इस पूरे हमले को लेकर के लगातार चर्चा में बने हुए हैं और कहा जा रहा है कि इन्हीं की वजह से ये हमला हुआ भी है, और ये दोनों ही अब गायब है। सोनिका, देखिए ये दोनों एक ही नाम है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ और आसिफ मुनीर जो हैं वो एक ही शख्स है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं वो भारत के एक्शन के बाद बहुत ज़्यादा खौफ में हैं, डरे हुए हैं, और इसलिए न्यूक्लियर जो बंकर उनके हैं उसके अंदर जाकर छिप गए हुए हैं, क्योंकि पिछले 3 दिनों से उनकी कोई एक्टिविटी कैमरे पर नज़र नहीं आई है। और वो आसिफ मुनीर, वो पाकिस्तान सेना के अध्यक्ष जो कैमरे पर लगातार शेखियाँ बिखारते हुए जो है वो दिखाई देते थे। भारत के एक्शन लेने की जो तैयारी हो रही है उसके बाद पिछले 3 दिनों से आसिफ मुनीर दिखाई नहीं पड़े हैं। बताया ये जा रहा है, जो सोर्स हमारे हैं वो ये बता रहे हैं कि वो न्यूक्लियर बंकर में जाकर छिप गए हैं। और यहाँ से एक और बड़ी खबर है कि भारत के एक्शन से जो डर का और खौफ का माहौल इस समय पाकिस्तान के अंदर बना हुआ है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो तैनात पाकिस्तान की सेना है उनको तो कह दिया गया है कि आप बंकर में ही रहकर जो है वो भारतीय सेना के ऊपर निगरानी रखें कि कहीं भारतीय सेना कोई अटैक तो नहीं कर रही है। खुद आसिफ मुनीर जो है वो न्यूक्लियर बंकर में छुप गए हैं, और डर का माहौल इससे भी ज्यादा तब बढ़ जाता है जब पाकिस्तानी सेना के 3 बड़े अधिकारी, जिसमें आसिफ मुनीर समेत डीजी आईएसपीआर के जो आईएसपीआर के डीजी हैं लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक और शाहिर शमशाद मिर्जा, इन तीनों के परिवार को प्राइवेट जेट से जो है वो विदेश शिफ्ट कर दिया गया है। ब्रिटेन और न्यू जर्सी के अंदर जो है इनके परिवारों को शिफ्ट कर दिया गया है। तो अपने परिवारों को तो भारत के अटैक से बचाने के लिए वो इस समय जो है वो अपने परिवारों को उन्होंने ब्रिटेन और न्यू जर्सी के अंदर शिफ्ट कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान की आम आवाम को और उनके परिवारों को मौत के मुंह के आगे झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। यही दोगलापन जो है वो पाकिस्तान के अधिकारियों का, पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों का हमेशा से देखने को मिल रहा है कि अपने लड़कों की, अपने बच्चों की, उनकी पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, रहन सहन जो है वो विदेशों में करवाते हैं, लेकिन गरीब पाकिस्तान की जो जनता है उनको दो वक्त की रोटी जो है वो मुहैया नहीं हो पाती। और ये इस समय की बड़ी खबर है कि आसिफ मुनीर खुद तो न्यूक्लियर बंकर में जाकर छिप गए हैं। पिछले 3 दिनों से उनकी कोई एक्टिविटी जो है वो कैमरे पर नजर नहीं आई है, क्योंकि लगातार आसिफ मुनीर भारत को गीदड़ भभकी देखते हुए कैमरे पर नजर आते हैं। कैमरे के बहुत शौकीन हैं और इसलिए यह कहा जा रहा है कि वो न्यूक्लियर बंकर में जाकर भारत के एक्शन से डर कर छिप गए हैं और अपनी फैमिली और अपने जो 3 बड़े अधिकारी हैं, जिसमें डीजी आईएसपीआर और एक और बड़े अधिकारियों की फैमिली को प्राइवेट जेट के माध्यम से ब्रिटेन और न्यू जर्सी जो है शिफ्ट कर दिया गया है, ताकि अगर भारत अटैक करता है, भारत की तरफ से कोई सैन्य कार्रवाई होती है तो उनके परिवार का कोई बाल बांका ना हो सके। ये दोगलापन जो है वो पाकिस्तान की सैन्य अधिकारियों का है और ये पाकिस्तानियों को समझना होगा यहाँ पर कि किस तरीके से पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी, जो सबसे भ्रष्ट अधिकारियों में से माने जाते हैं, पाकिस्तान की जनता का खून चूस चूस कर उन्होंने जो पैसा इकट्ठा किया उससे लंदन, ब्रिटेन और न्यू जर्सी में उन्होंने अपने बंगलों, अपनी जो है वो प्राइवेट आलिशान मकान जो है वो बनाकर रखे हुए हैं। प्राइवेट जेट में उनके परिवार जो है वो सफर करते हैं और पाकिस्तान की जनता को 2 वक्त की रोटी भी जो है वो मुश्किल से ही मिल पाती है। गरीबी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई जिससे पाकिस्तान की जनता त्राहि ताहि कर रही है। और यही आसिफ मुनीर जो है वो भारत को गीदड़ भभकी देते हुए भी पिछले दिनों नजर आ रहे थे। लेकिन पहलगांव हमले के बाद जिस तरीके का एक कड़ा रुख भारत की तरफ से अपनाया गया है, सैन्य कार्रवाई का एक बड़ा खतरा पाकिस्तान पर बना हुआ है, उसको देखते हुए पाकिस्तान के अंदर बौखलाहट है, पाकिस्तान के अंदर खलबली मची हुई है और एक बड़ा डर का माहौल जो है वो न केवल पाकिस्तान की जनता के अंदर बल्कि पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष के अंदर भी जो है वो डर सताया हुआ है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से उनकी तुलना खुद अमेरिका ने जो है वो ओसामा बिन लादेन से कर दी है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का इस समय डर का माहौल जो है वो पाकिस्तान के अंदर बना हुआ है। और पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों को ये लगता है क्योंकि इस समय भारत को पूरे विश्व के जो बड़े संपन्न देश हैं उनका पूरा समर्थन जो है वो मिला
हुआ है और ऐसे में भारत उन देशों के समर्थन के साथ जो है वो बड़ी सैन्य कार्रवाई कर सकता है। यहाँ तक कि पाकिस्तान की मीडिया में ये भी अब चर्चा शुरू कर दी गई है कि इजराइल ने अपने 3 मोसाद कमांडोज को जो है वो कश्मीर भेज दिया गया है। इस तरीके के प्रोपोगंडास भी जो है वो इस समय पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये डर का माहौल जो है वो पाकिस्तान के अंदर बना हुआ है और हमारे लिहाजे से ये डर जो है वो पाकिस्तानियों के लिए अच्छा है। बिल्कुल डर का माहौल बना हुआ है। बड़ी सैन्य कार्रवाई को देखते हुए ये पाकिस्तान में बौखलाहट है कि आर्मी चीफ ही पाकिस्तान छोड़कर भाग गई हैं। डॉक्टर सुधीर सिंह, ये से हम क्या समझे? आप दूसरे देश के लिए जहरीले बयान देते हैं और अपने ही देश के भी आप नहीं हो पाएंगे। ऐसे समय में जब बड़ी सैन्य कार्रवाई हो सकती है आपके देश में, आप अपना देश छोड़ के भाग गए हैं। देखिए, पाकिस्तान के जो सेना है और उसके जो हुक्मरान हैं, सेना चलाने वाले आर्मी चीफ और कोर्स कमांडर होते हैं, 10 के करीब कोर्स कमांडर हैं पूरे पाकिस्तान में, और वो आर्मी के आला कमान है और उन्हीं में से आर्मी चीफ अगला भी बनता है। आसिफ मुनीर जो हैं ये अभी 2 साल पहले बने हैं और इन्होंने पहली बात ये करी कि 5 साल का टर्म करा लिया, जो 3 साल का टर्म होता है। और पूरे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को आप समझें तो आर्मी जो है वो टेलर है, वो जैसा चाहती है वैसा डेमोक्रेसी का कपड़ा निकाल देती है, कभी इसको कभी उसको बनाती है। और आतंकवादी पाकिस्तानी आर्मी के एक बहुत बड़े उस तरह के बच्चे हैं जो बहुत प्यारा होता है किसी का। कहने का मतलब कि आतंकवाद और पाकिस्तानी आर्मी एक ही शरीर के 2 हाथ हैं, उसमें हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये जो है उनको एक असेट के तौर पर इस्तेमाल करते रहे। जनरल जियाउल हक की जब हुकूमत आई थी 1977 में और अफगान जिहाद हुआ, तो अफगान जिहाद से जब समाप्ति हुई तो उसके जो लड़ाके थे उन तमाम लड़ाकों को उन्होंने कश्मीर भेज दिया, चेचेनिया भेज दिया, जिंगजियांग भेज दिया। ये तो चीन से बारी दोस्ती पाकिस्तान अपना दावा करता है, लेकिन चीन में भी जो आतंकवाद चल रहा है उसका भी ओरिजिन पाकिस्तान से ही है। ये किसी के नहीं है, ये सब जो है पाकिस्तानी आर्मी का एक तंत्र है कि किसी तरह से अपना वर्चस्व कायम करो। धीरे धीरे इन्होंने पाकिस्तान को खात्मे के कगार पर पहुंचा दिया है। बलूचिस्तान जल रहा है, पीओके में बहुत विरोध है, फ्रंट नॉर्थ नदर्न एरिया में काफी विरोध है। तो पूरे पाकिस्तान में आर्मी के खिलाफ बहुत बड़ा ये बिल्कुल आप वर्चस्व स्थापित करते करते आपने अपने ही देश को तबाह कर दिया। मैं आप सबके पास लौटती हूँ, तस्वीरें कुछ सामने आ रही है, हम दर्शकों को ये भी दिखा दें। नासिर खान भी लगातार हमारे साथ बने हुए। नासिर, लगातार इन तस्वीरों को हम तक पहुंचाते भी रहेंगे। ये डल लेक की तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर बीते दिन हम देख रहे थे सन्नाटा पसरा हुआ था, कोई वहां पर नजर नहीं आ रहा था। पहलगाम में जो हमला हुआ, इसके बाद जो टूरिस्ट वहां पे पहुंचे हुए थे वो क्योंकि अपने अपने घर वापस लौटने लगे, होटल्स की बुकिंग कैंसिल कर दी गई। वहां के जो लोग थे जो डल लेक में जो शिकारा चलाते हैं, जो कामकाज वहां पे करते हैं, उनके चेहरे पे मायूसी छाई हुई थी। लेकिन नासिर, मैं देख रही हूँ अभी जो तस्वीर सामने आ रही है, इक्का दुक्का लोग हैं, कुछ जो सैलानी है वो नजर आ रहे हैं वहां पर। क्या हम समझे कि वापस से वहां पे जो तस्वीरें पहले नजर आती थी वो वापस नजर आ रही है? जी देखिए, बिल्कुल परसों से हमने पूरे कश्मीर में जो है एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली जो तस्वीरें हम 2008, 2010, 2016 में देखने को मिलती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है कि वो तस्वीर फिर से देखने को मिली जो 20 अप्रैल या 21 अप्रैल कश्मीर घाटी में देखने को मिलती थी। और कुछ पर्यटक जो है वो खौफ के मारे कश्मीर से चले गए और कुछ बुकिंग जो है कैंसिल भी हुए। लेकिन आहिस्ता 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 जब आतंकी संगठनों पे, आतंकियों पे शिकंजा कसा जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता वो तस्वीरें हमें फिर से देखने को मिलेगी। जैसे कश्मीर में पर्यटकों का तांता लगा होता था, चाहे डल लेक की बात करें, सोनमर्ग की बात करें, गुलमर्ग की बात करें या स्पेशली पहलगाम की बात करें, तो आहिस्ता आहिस्ता वो तस्वीरें जो है वापस हमें कश्मीर में देखने को मिलेंगी। इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण ये बात है कि जब तक आतंक का जड़ यहाँ से खत्म नहीं होगा तब तक ये हालात जो है वैसे हमें कश्मीर को देखने को मिलेगी। क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा जो रीजन है वो है पाकिस्तान की फ्रस्ट्रेशन, पाकिस्तान की बौखलाहट। क्योंकि कश्मीर घाटी में 2019 के बाद आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर घाटी में जो डेवलपमेंट हुई, जो विकास हुआ, जो मॉडर्नाइजेशन हुई, जो पीसफुल एटमॉस्फेयर बना, वो पाकिस्तान के आतंकियों को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को और पाकिस्तान के ISI जैसे आतंकी संगठनों को वो रास नहीं आया। हमेशा वो इस फिराक में रहते कि कश्मीर के हालात को कैसे बिगाड़ा जाए, कैसे कश्मीर की डेवलपमेंट में खलल डाली जाए, उसमें हमेशा भरपूर कोशिश जो है पाकिस्तान करता रहा है। और हमेशा उनको मुंह की खानी पड़ती है भारतीय सेना या जहाँ जितने यहाँ के सिक्योरिटी फोर्स है
उनको हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया है, और आज भी वैसे ही उनको, चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें, इंटरनेशनल बॉर्डर्स की बात करें, या स्लीपर सेल्स OGWs की बात करें, उनको मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आज कश्मीरी भी शाना बशाना गवर्नमेंट के साथ है, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है, सेना के साथ है, कि आतंक का एक ही बार खत्म होना चाहिए। जड़ से आतंक को जो है कश्मीर घाट से या पूरे भारत से इस आतंक को बाहर फेंकना है, तो भारत चैन की सांस लेगा, बिल्कुल, और दोबारा भारत में से चैन की कोई अमल सांस होगा, लेगा, और इसकी उसके कोशिश भारत सरकार के साथ पूरा देश भी कर रहा है। और इसीलिए कर्नल देवानंद सर, जो तस्वीर सामने आई है कि फिर से जो पर्यटक है, जो सैलानी है, वो नजर आने लगे हैं डल लेक के पास। ये तस्वीर बता रही है, ये मैसेज है पाकिस्तान को कि ना सिर्फ भारत सरकार आपके खिलाफ एक्शन ले रही है, बल्कि पूरा भारत एक साथ है इसमें। जी, मैं आपके चैनल के मार्फत 3 मुख्य बिंदु रखना चाहूंगा इस मामले को लेकर के, जो अभी आपने सवाल पूछा है। पहला बिंदु यह है कि देखिए, भारत एकजुट हो चुका है, भारत सरकार सुदृढ़ और अपना विचार बता चुकी है दुनिया को। हमारे प्रधानमंत्री ने आह्वान कर दिया, दुनिया की सारी ताकतें भारत के साथ खड़ी हो गई हैं उग्रवाद को समाप्त करने के लिए। यहाँ 3 मुख्य बिंदु है। पहले, भारत के नागरिकों से आग्रह करूंगा कि जो भी कश्मीर में पर्यटन के लिए गए हुए थे, कश्मीर ना छोड़ें। और दूसरे लोगों से आग्रह करूंगा कि लेट्स गो टू कश्मीर, विजिट कश्मीर, और पाकिस्तान को और दुनिया को दिखा दे कि ये उन लोगों को जवाब हमारे नागरिकों का है। दूसरी मैं बात रखना चाहूंगा, अभी हमारे साथी बता रहे थे कि किस प्रकार वहां के सेना अध्यक्ष और वो लोग छुपते घूम रहे, डर का माहौल है। बिल्कुल डर का माहौल होना भी चाहिए, और उस डर को दिखाना भी है भारत को। और उसके अंतर्गत मैं एक आह्वान आपके इस चैनल के मार्फत करना चाहूंगा कि देखिए कि पाकिस्तान के सामान्य नागरिक को इससे कोई हमें उनको नुकसान पहुंचाने की मंशा नहीं है, पर भारत को अब टारगेट करना है उन सैन्य अधिकारियों को, उन ISI के अधिकारियों को। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आज आपके चैनल पे कहना चाहूंगा, उस मुनीर के बच्चे को कहीं भी छुप जाए, भारत सरकार छोड़े या ना छोड़े, मेरे जैसे सैनिक आह्वान करते हैं कि जो उसका सर काट के लाएगा उसको 1 करोड़ रुपए मैं मेरी सेविंग से दूंगा। ये आह्वान आप देश को पहुंचाएं, और उस मुनीर को बिल से निकालने का जो भी काम करेगा उसके साथ हम खड़े हैं। और तीसरा है, पाकिस्तान के अंदर जो हमारा POK जो कब्जा किया हुआ इलाका है, वहां के नागरिकों से मैं आह्वान करना चाहूंगा कि खड़े हो जाओ, जागो, और पाकिस्तान सेना को खदेड़ो। भारत तैयार है, आज मौका है। और भारत सरकार को भी मैं कहूंगा कि जो अपनी रणनीति बना रहे हैं, उसके अंदर POK को वापस लेने का हमारा प्लान पुख्ता होना चाहिए। और लास्टली, जो न्यूक्लियर नैरेटिव की बात करते हैं, मैं आपको बता सकता हूं, देखिए, जब कोई भी हमला करता है तो क्या पाकिस्तान को पता नहीं था भारत के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है? तो ये गीदड़ भभकियों से डरना नहीं है। और मान ले एक बार की, मान लो कुछ ऐसा होता है, मैं 3 बिंदु बताना चाहूंगा। पहला, पाकिस्तान के पास सबसे पहले कोई भी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है जो असेंबल्ड है, असेंबलिंग में बहुत टाइम लगता है। नंबर 2, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब को लॉन्च करने की अभी तक टेस्टेड टेक्नोलॉजी और लॉन्च पैड नहीं है। और तीसरा, मान लो वो कर भी लेता है, तो मैं आपको बता सकता हूं, भारत की जो एंटी मिसाइल सिस्टम है वो इतना मजबूत है कि उसको हवा के अंदर ध्वस्त कर देगा। और आखिरी, भगवान ना चाहे कभी अगर धरती पे गिर भी गया, तो मैं मानता हूं रोज 1, 2, 10, 20 मरने से क्या है, देखा जाएगा, उस पाकिस्तान को खत्म कर देंगे हम, ऐसा मुझे मानना है। और ये डर का माहौल पाकिस्तान के हर व्यक्ति में होना चाहिए। जब तक मुनीर का सर कलम नहीं होता है, जब तक POK भारत में नहीं आता है, और जब तक वहां जो सरकार जो कभी आए वो ये लिख के दे कि हम हिंदुस्तान की तरफ आंख नहीं उठाएंगे। और जो उग्रवाद का बरगद का पेड़ जिसकी मैं बात कहता हूं, इतनी लाशें बिछ जानी चाहिए इन पंजाबी पाकिस्तानी आर्मी की और इन जनरलों की, कि वो जब उनको दर्द होगा कि क्या दर्द होता था भारत में पिछले 50 साल से, जब रोज हमारे सैनिकों के पार्थिव देह शरीर हमारे गांव में लौटा करते थे, ऐसा मानता हूं। बिल्कुल, पाकिस्तान में अब डर का माहौल होना बेहद जरूरी है, जिस तरीके की हरकतें पाकिस्तान की ओर से की जा रही हैं। मैं डॉक्टर सुधीर सिंह जी आपके पास आऊंगी, लेकिन रमन, मैं आपका रुख कर रही हूँ। नासिर हमें बता रहे थे कि किस तरीके से सैलानी अब नजर आने लगे हैं एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में। जब पर्यटक एक बार फिर से नजर आ रहे हैं, टूरिस्ट अगर वहां पे अब नजर आने लगे हैं, पहुंच रहे हैं, उनमें किसी तरीके का डर ना बने, आराम से उन्हें जहां घूमना है वो घूम सके। इसके लिए सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर में पुलिस किस तरीके से काम कर रही है ताकि लोग वहां पे आराम से पहुंचे, सैलानी वहां घूम फिर सकें?
देखिए 22 तारीख को जब ये आतंकी हमला पहलगांव पर हुआ तो सबसे पहले लोगों के अंदर एक डर का माहौल जरूर पैदा हो गया था, और डर जो है वो लोगों को इस बात को लेकर था कि जिस तरीके से ये आतंकी हमला हुआ और वहां पर किसी तरीके की कोई सुरक्षा व्यवस्था जो है उसका इंतजाम नहीं था। करीबन 1 घंटे सुरक्षा कर्मियों को वहां पर पहुंचने में लग गया, क्योंकि एक रणनीति के तहत इस हमले को जो है वो अंजाम दिया गया था। उसके बाद सबसे पहली प्राथमिकता सुरक्षा बलों और प्रशासन की ये थी कि जो लोग अपने अपने घरों को जाना चाहते हैं उनके लिए पर्याप्त इंतजाम किया जाए। वो इंतजाम जो है वो जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से किए गए। अब आगे किस तरीके से डैमेज कंट्रोल करना है, जो लोगों लगातार कश्मीर घाटी के लिए बुकिंग उन्होंने एडवांस में करा कर रखी थी, 90% के आसपास में बुकिंग जो है वो कैंसिल हो गई थी, उन बुकिंग को दोबारा किस तरीके से रिस्टोर कराया जाए, इसको लेकर कई कदम जो हैं वो जम्मू कश्मीर की सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से उठाए गए हैं। क्योंकि एक तरफ तो जो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला है उन्होंने बड़ी भावनात्मक तरीके से एक देश की जनता से अपील की है कि जो पाकिस्तान का दुस्साहस हुआ है, जो पाकिस्तान की गलती है, जो पाकिस्तान का जिस तरीके से उन्होंने हमला किया उसका खामियाजा जो है वो कश्मीर की जनता को नहीं भुगतना चाहिए, क्योंकि कश्मीर की जनता में वो शख्स भी मौजूद है जिन्होंने पर्यटकों को बचाने के लिए अपने सीने पर गोली खाई है। तो हम ये साफ तौर पर कह सकते हैं कि ये एक डर का जो माहौल इस समय टूरिस्टों को बीच में बना हुआ है, ये एक बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होगा। और उसके बाद आप देखेंगे कि जैसे जैसे समय गुजरेगा एक बार फिर टूरिस्ट उसी तरीके से कश्मीर घाटी का रुख करना शुरू करेंगे। अभी 2 महीने के बाद बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू होने जा रही है, और बाबा अमरनाथ की यात्रा एक बार नहीं बरसों से आतंक के जो है वो हम कह सकते हैं कि आतंकवादी घटनाएं जो हैं उसमें होने के चांसेस जो हैं वो बड़े बने रहते हैं। और जिस तरीके से आतंक का साया जो है उस यात्रा पर हमेशा मंडराता रहता है। लेकिन जितनी बार भी बाबा बर्फानी के भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, हमने जब जब उनसे पूछा है तब उन्होंने सीना चौड़ा करके कहा है कि हमें किसी आतंकी का डर नहीं है, गोली खाएंगे तो सीने पे खाएंगे, लेकिन बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए जरूर आएंगे। रमन, क्योंकि यहाँ पे आपने अमरनाथ यात्रा का जिक्र कर दिया, 15-20 दिनों के अंदर अमरनाथ यात्रा के लिए क्योंकि पंजीकरण हो रहे हैं, ऐसे में जो संख्या पहले नजर आती थी, लोग जो पहुंचते थे पंजीकरण करवाने के लिए, उतनी ही संख्या बनी हुई या फिर कोई संख्या में आपको गिरावट नजर आई है? देखिए पंजीकरण के लिए अगर हम देखें तो पूरे देश भर में 533 ऐसे बैंक की शाखाएं हैं, जिसमें यस बैंक, एसबीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और जम्मू कश्मीर बैंक की शाखाओं से ऑफलाइन आधार पर जो है वो पंजीकरण कराया जा रहा है। पिछले 5 दिनों में अगर जब यात्रा पंजीकरण की शुरुआत हुई थी, यानी कि 16 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक, जब तक ये हमला नहीं हुआ था, 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अपना पंजीकरण करवा लिया था। और ये पंजीकरण का सिलसिला अभी भी जो है वो जारी है। हालांकि इसमें थोड़ा स्लो डाउन जरूर आया है, लेकिन अब तक 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने पंजीकरण करवा लिया। और आप देखिए जिस दिन पहला जत्था जम्मू गया, यानी कि 3 जुलाई को बाबा बर्फानी के पहले दर्शन होंगे, उसके लिए जम्मू से पहला जत्था 2 जुलाई को रवाना होगा। उस दिन बाबा के भक्तों का रेला जो है वो जम्मू के यात्री निवास में लगा होगा, और वो उनके सबके मुख पर एक ही चीज होगी कि हर हाल में हम बाबा के दर्शन करने के लिए जाएंगे, उनका आशीर्वाद हमारे साथ होगा। वो आतंकवादी हो, पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान की सेना हो, ISI हो, कोई कुछ भी कर ले, कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। और ये विश्वास जो है वो भोले के भक्तों के प्रति कूट कूट कर हमेशा से भरा रहता है। आज नहीं, जब 90 के दशक में आतंकवाद चरम सीमा पर रहा करता था, तब भी भोले बाबा के भक्त जो है वो पूरी तरीके से बेखौफ होकर जो है बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए आते थे। और वो विश्वास जो है उनका आज भी भोले बाबा के ऊपर पूरी तरह से अडिग है। मैं फिर ये कहता हूं कि ये एक टेम्परेरी फेज है, जब लोगों के अंदर थोड़ी सी दहशत जरूर आई है, क्योंकि पहली बार इतिहास में 35 साल के आतंकवाद का जो इतिहास रहा है उसमें पहली बार टूरिस्टों को अपना निशाना जो है वो बनाया गया। और धर्म के आधार पर जिस तरीके से ये कार्रवाई पाकिस्तानी आतंकियों ने पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार के इशारे पे किया है, उससे थोड़ा डर जरूर एक बना हुआ है, लेकिन ये एक टेम्परेरी फेज है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि एक बार फिर कश्मीर उसी तरीके से टूरिस्ट बिल्कुल डर बनाने की कोशिश जरूर की गई है, लेकिन हिंदुस्तान डरने वाला नहीं है। और ये विश्वास है हर किसी के मन में कि अमरनाथ यात्रा जो जैसी हर साल नजर आती थी, हर हर महादेव के जयकारे के साथ बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए उतने ही यात्री, उतने ही श्रद्धालु इस बार भी नजर आएंगे। ये सभी के मन में विश्वास पूरा है। डॉक्टर सुधीर सिंह, मैं आपका रुख कर रही हूँ। बात अमरनाथ यात्रा की क्योंकि यहाँ पर होने लगी, अमरनाथ यात्रा की शुरुआत अब हो जाएगी, इसके लिए पंजीकरण हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो डर बनाने की कोशिश आतंकियों ने की, थोड़ा डर लोगों के मन में जरूर बना है, लेकिन इस यात्रा में कोई खलल ना पड़े, इससे लेकर किस तरह के कदम सुरक्षा बलों को उठाने चाहिए? देखिए, अभी तो कश्मीर में आतंकवाद लगभग समाप्ति की ओर रहा है। बहुत ही बड़े पैमाने पर आतंकवादियों का सफाया किया गया है। ये घटना हुई है तो थोड़ा डर का माहौल जरूर है, लेकिन मैं आपके संज्ञान में लाऊं कि जब आतंकवाद चरम अवस्था में था, तब भी बाबा बर्फानी के भक्त जो हैं वो हिम्मत करके पहुंचते थे और बाबा उनकी रक्षा करते थे। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को निश्चित तौर पर इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए, तैनाती के लिए, और सारे जो वहाँ वुड बी रूट्स हो सकते हैं, लीकेज हो सकता है, उन सारे लीकेज को बंद करना चाहिए।
और बहुत ही बड़े पैमाने पर एक सिक्योरिटी कवर देना चाहिए, क्योंकि पूरे देश के लोग जाते हैं और बड़ी संख्या में जाते हैं और बड़े श्रद्धा भाव से जाते हैं, तो निश्चित तौर पर उनको सुरक्षा देना हमारी सेना का काम है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सेना इस काम में बखूबी सक्षम है और कर भी रही है। लेकिन इसके पहले पाकिस्तान पर कुछ ऐसा जरूर हमको करना चाहिए जिससे कि एक डर का माहौल हो। देखिए, पाकिस्तान जैसा देश जो है वो सिर्फ डर की भाषा समझता है, लाठी की भाषा समझता है, प्यार मोहब्बत की भाषा नहीं समझता है। इस चीज को हमको अंडरलाइन करना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारी सरकार इस दिशा में पॉजिटिव स्टेप्स ले रही है। सरकारें जब एक्शन में मोड में होती हैं तो उसमें वक्त लगता है, इंटेलिजेंस उनके पास आता है, उस इंटेलिजेंस के आधार पर एक्शन लिया जाता है। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर अरफा तरफी मची है, जिस तरह से आपके चैनल ने दिखाया कि मुनीर साहब जो वहाँ के आर्मी चीफ हैं वही गायब हैं, उनके फैमिली भाग गए उधर ब्रिटेन के तरफ, तो ये दिखाता है कि किस तरह के डर का माहौल है। ये डर का माहौल परमानेंट स्टेज में रहे, और ये परमानेंट स्टेज में जब डर का माहौल रहेगा तो 10-20 आदमी क्या, एक बंदूक की एक सिंपल गोली भारत के तरफ छोड़ने में पाकिस्तानी जो आका है आतंकवाद के, वो 20 बार सोचेंगे। और जब पाकिस्तानी आकाओं के दिल में आप डर भर देंगे तो निश्चित तौर पर आतंकवाद का फाइनली खात्मा होगा। और उसके लिए तत्काल प्रभाव से जरूरी है कि हम पीओके को और नॉर्दर्न एरिया को, जो हमारा हिस्सा है, उसको हम भारत में मिलाएं। इसके लिए हमें जो करना है हमको करना चाहिए। इसमें थोड़ा वक्त जरूर लग सकता है, लेकिन इस काम में अब देर नहीं करना चाहिए। जो जड़ है घाव का, उस जड़ को ही क्लियर करना चाहिए, तभी आतंकवाद का एक फाइनल खात्मा होगा। आतंकवाद का फाइनल खात्मा करने के लिए अब कदम उठा भी दिए गए हैं कर्नल देवानंद सर, क्योंकि ईरान और सऊदी अरब की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जो तनाव बना हुआ है ये कम हो जाए। क्या पाकिस्तान की तरफ से वहां मदद मांगने की कोशिश की गई? यही वजह है कि ये सीधा संकेत दिया जा रहा है पाकिस्तान को कि आतंकवाद का साथ हम नहीं देंगे। जी देखिए, बिल्कुल साफ साफ संकेत दे दिया गया है। और आपने खुद ने बताया, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान ऐसी बुरी हालत में आज के दिन वो चारों तरफ से घिर चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के भारत के डर से। दूसरी बात यह कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बड़े बड़े देश हैं, जैसे भी मेरे साथी पैनलिस्ट बता रहे थे, उन्होंने भारत को समर्थन कर दिया है कि भारत आप जो करें हम आपके साथ हैं। और तीसरी बात, अभी जो बात चल रही थी इनकी, एक आपने सवाल पूछा था बलूचिस्तान का। देखिए, पाकिस्तान का अंदरूनी स्थिति, मैं आर्थिक पे चर्चा नहीं करूंगा, सैन्य पे करूंगा। वहां अगर आपको पता हो, दक्षिण के अंदर बलूचिस्तान है, जहां बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और उनके जो फिदाइन स्क्वाड है, पाकिस्तान सेना को भगा भगा के मार रहे हैं। ऊपर जाइए नॉर्थ के अंदर, टीपीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो उन्हीं का बनाया हुआ उनका खुद का एक जत्था है जो उन्हीं का जीना हराम कर रहा है। पश्तून जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच में डूरंट लाइन के मार्फत डिवाइडेड है, वो अपना कब्जा कर चुके हैं। और नॉर्थ के अंदर पीओके के अंदर हमारे जो भारतीय नागरिक हैं, वो ऑलरेडी पिछले 2 महीने से रास्ता ब्लॉक कर रखा है चीन का गलियारे को। तो मैं मानता हूं पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है। और एक बात अभी हमारे साथी बता रहे थे कि भारतीय सेना को बाबा बर्फानी की यात्रा के लिए क्या करना चाहिए। मैं आपको बता सकता हूं, मैं खुद उस इलाके में बहुत लंबे समय रहा हूं और उस यात्रा से कई बार जुड़ा हुआ हूं। वहां पर भारतीय सेना जब उग्रवाद चरम पे हुआ करता था 90 के दशक में, तब भी इतना पुख्ता इंजाम हुआ करते थे कि वहां नागरिक लाखों की संख्या में आते थे। और मुझे पूरा यकीन है, जैसा मैं बता रहा हूं आपके चैनल के मार्फत, और हम सारे भारतीयों का जिम्मेवारी बनती है कि अब डरने का माहौल पाकिस्तान में होना चाहिए, भारत में जश्न का माहौल होना चाहिए। खुल करके कश्मीर जाएं। और बाबा बर्फानी वाली यात्रा की तो पहले ही चिंता देश नहीं करता था। ये तो गलती से धोखे से पाकिस्तान ने भारत के साथ घात किया है, इसकी चिंता का विषय है। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो आप सवाल पूछना चाहते हैं, आज के दिन ईरान पाकिस्तान देखिए कोशिश करेगा कि किस प्रकार से मैं इससे निकल पाऊं, पर हम क्लियर है, इस बार भारत क्लियर है। पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी, पाकिस्तान के आईएसए के अधिकारी, और अगर और कोई तंत्र भी इसमें शामिल था, उनकी लाशें गिरेंगी। और उनको गिराने के लिए मुझे पूरा यकीन है हमारी भारत सरकार, भारतीय सेना सिविल नागरिकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और मैं हमारे भारतीय नागरिक जो पाकिस्तान में है, पीओके हमारा है, उसके अंदर हर नागरिक से आग्रह करूंगा, तैयार हो जाओ और भारतीय सेना का साथ देने के लिए हम जल्दी वहां पहुंच रहे हैं। आपको दबाव बनाना है उन पाकिस्तान आर्मी के ऊपर, जिस प्रकार से आपने पूर्व के अंदर उनको भगा भगा के मारा है, अब उनको खदेड़ दो, उनके इलाके में
और जल्दी से जल्दी मैं ठीक है मानता हूं कर्नल साहब, मैं आपके पास पाकिस्तान को आऊंगी, हमारे संवाददाता कुछ बताना चाह रहे, कुछ अपडेट उनके पास। सर अमन। देखिए, जिस तरीके से अभी हमारे गेस्ट इस बात को लेकर आग्रह कर रहे थे कि अब पाकिस्तान या पीओके की जो जनता है वो पाकिस्तान की सेना को खदेड़ देना चाहे, इस तरीके का गेस्टर जो है वो उनको अपनाना चाहिए, तो मैं बता दूं इस बात की शुरुआत हो चुकी है। जैसे ही एलओसी के ऊपर एक टेंशन क्रिएट हुई है और लगातार जो है वो दोनों तरफ से हम ये कह सकते हैं कि तनाव का माहौल बना हुआ है, एस्केलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है। इसको देखते हुए पाकिस्तान की सेना ने पीओके के इलाके में जो सिविलियन एरियाज हैं वहां पर अपनी मोटार यूनिट्स तैनात करने की कोशिश जो है वो कर रहे थे और उसी कोशिश का विरोध जो है वो पीओके के लोगों ने किया है। ये पाकिस्तान की एक पुरानी रणनीति रही है कि सिविलियन इलाकों में वो मोटार की पोजीशंस अपनी लगाते हैं, वहां से भारतीय सेना पर फायरिंग की जाती है और जब भारतीय सेना उन मोटार की पोजीशंस पर रिटेलिएशन करती है तो नुकसान वहां पर सिविलियंस का भी होता है। और इस बात को लेकर फिर इंटरनेशनल समुदाय में पाकिस्तान जाता है कि देखिए भारत जो है वो पाकिस्तान के सिविलियंस को अपना निशाना बना रहा है। तो ये एक डर जो है वो पीओके के लोगों के अंदर कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ है और इसी डर के चलते अब पीओके के लोग जो हैं वो पाकिस्तान की सेना को वहां पर मोटार पोजीशन एस्टैब्लिश करने से उसका विरोध कर रहे हैं और ये विरोध की तस्वीरें भी जो हैं वो लगातार पीओके से आती हुई दिखाई दे रही हैं। जी, पीओके के लोग अब खुद विरोध कर रहे हैं डॉक्टर सुधीर सिंह जी, यानी कि लोगों ने भी साफ संकेत दे दिया है कि पाकिस्तान की जो कोई भी नापाक कोशिश है उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, पीओके की तरफ रुख कर चुका है, क्या ये युद्ध की स्थिति बनने वाली है अब? देखिए, युद्ध पूर्ण तौर पर तो नहीं, लेकिन आंशिक युद्ध तो दिख रहा है। इसलिए दिख रहा है कि हमें पीओके लेना है, हमें उन आतंकी और उनके सरगनाओं को न्याय के दरवाजे पे लाना है जो कि इस घटना के जिम्मेवार हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू एक इजराइल के आर्मी के अधिकारी का आया है कि उससे पूछा गया कि क्या आप आतंकवादियों को न्याय देंगे, तो उसने कहा न्याय देना मेरा काम नहीं है, न्याय देना ईश्वर का काम है, मेरा काम है आतंकवादियों को ईश्वर से मिला देना। आप मतलब समझ रही हैं कि किस तरह से हमको आतंकवादी और उनके जो भी आका बैठे हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके दिलों में दहशत पैदा करनी है। और ये दहशत पीछे जो घटनाएं हुई हैं, पीछे जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक उड़ी में किए या बड़ा एक सर्जिकल स्ट्राइक हमने बालाकोट में किया, ये उससे बहुत बड़ा होना चाहिए, मल्टीपल फ्रंट पे होना चाहिए। जो हाफिज सईद घूम रहा है और जो उसके आतंकवादी सरगना घूम रहे हैं, उनको खोज खोज के वो नीचे नाले में बैठा हो 20 फीट नीचे, उसको भी उड़ाना चाहिए। जिस तरह अमेरिका ने ISIS के नेताओं को गुफा में घुस घुस के उड़ाया, इजराइल ने हमास के नेताओं को गुफा में घुस घुस के उड़ाया, उस तरह से हमें भी उड़ाना चाहिए। बार बार करने से भारत, आप कई चैनल से अभी दिखाया जा रहा था कि भारत का 11 गुना बड़ा इकोनॉमी है और बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। बहुत ही 2047 में हम तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहे हैं। तो इसके लिए सुरक्षा बहुत जरूरी है। आतंकवाद के खतरे होंगे, आतंकवाद के हमले होंगे तो जो व्यापारी हैं, जो बड़े स्तर पर FDI वाले हैं, उनके विकास हिलेंगे और हमारे विकास का स्तर कमजोर होगा। टूरिज्म जो है वो करीब 3 करोड़ टूरिस्ट भारत आते हैं साल में, उनमें भय का माहौल होगा और वो कम। तो इन तमाम चीजों के लिए हमें चाहिए कि पाकिस्तान में जिन्होंने आतंकी हमले किए, सेना ने कराए हैं, और लश्कर तैयबा हो या जश्कर लहबी हो, जो भी हो, उनको खोज खोज के उनको न्याय करना, उनको ईश्वर से मिला देना है, उनको मार के 72 हूरों के पास उनको भेज देना है। ये मल्टीपल फ्रंट पर होना चाहिए और विदिन ए मंथ होना चाहिए, जिससे एक मैसेज बहुत ही सफाई से जाए और फिर आतंकवादी और उसके आका भारत पर हमला करने से पहले 100 बार सोचें। बिल्कुल, आतंक की आकाओं को सोचना अब जरूरी होगा। नासिर हमारे साथ यहाँ लगातार बने हुए। नासिर, क्योंकि यहाँ पे अब चर्चा ये हो रही है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से कोशिश हो रही है, अब आवाम में गुस्सा है, हिंदुस्तान के लोगों की तरफ से कार्रवाई की मांग हो रही है, लेकिन पीओके में भी अब इसके जो विरोध के सुर है वो सुनाई देने लगे हैं। देखिए, ये पहली बात नहीं है कि पीओके के लोग पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने अपनी आवाज खड़ी की। उसके बाद पीओके के लोगों पे वो सोतेली माँ का सलूक वहां पे किया जा रहा है। आप देखिए, गिलगित बाल्टिस्तान की बात कीजिए, वो भी पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ है, पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ है। इवन पाकिस्तान और कश्मीर के जो हमारे लोग हैं वहां पे, उन पे तशद्दुद हमेशा हमने देखा कि पाकिस्तान आर्मी ने
उन पे किया, एंड आज भी वो फोर फ्रंट पे लड़ रहे हैं पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ। आप देख लीजिए, कल भी हमने जो तस्वीरें पीओके से आई वो हमने दिखाई, वहां पे आज लोग खुले कैमरा पे आके पाकिस्तान आर्मी का प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जमीनें जो है वो फोर्सिबली ऑक्यूपाई की जाती है। वहां पे वो शेड्स बना रहे हैं छुपने के लिए। पाकिस्तान आर्मी ने वहां पे उनकी जमीनों पे भी कब्जा किया। आप देख लीजिए खुद के मुफाद के लिए कैसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड लोगों को का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके साथ साथ और एक मेरे सहयोगी ने बात बोली कि आसिम मुनीर की फैमिली जो है वो यूके चाहे, खाली आसिम मुनीर की नहीं, वहाँ पे DGISPR जो उनकी फैमिली भी बाहर कंट्री में चली गई है। उसके साथ टॉप लीडर जो है पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स है वो भी बाहर चली गई है। इससे पहले भी हमने देखा जब PTI इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, जो PML की सरकार है, अभी शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ है, वो भी अपना टेन्योवर करके लोगों से लूट खसुर करके फॉरेन कंट्रीज में अपनी पढ़ाई कर रहे थे और वहां पे अपनी अय्याशा कर रहे थे। उसके बाद जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को एक टेरर केस में और करप्शन केस में जेल के पीछे धकेला गया, उसके बाद वो फिर से वापस आए और आज वही लोग जो है पाकिस्तान में जिनकी सरकार चल रही है, आसिम मुनीर के साथ साथ जो PML के जो लीडर्स है, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, वो आज पाकिस्तान में अपनी फैमिलीज को बचाने के लिए उनको बैरूनी मुल्क भेज रहे हैं और पाकिस्तान के लोगों को जो है आज सामने कर रहे हैं। और पाकिस्तान के लोग खुल के इस चीज का आज विरोध कर रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी का, पाकिस्तान गवर्नमेंट का। लेकिन पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा मीडिया जो है वो ये चीज वो चीजें लोगों तक नहीं पहुंचाते। लेकिन हमारे पास जो वीडियो पहुंचे वो हम कल से लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि आज पाकिस्तान के लोग, चाहे लाहौर के लोग हो, मुल्तान के लोग हो, इवन खैबर पख्तून के लोग जो है वो आज पाकिस्तान के विरुद्ध में खड़े हो रहे हैं। वो आज उस चीज प्रदर्शन कर रहे हैं कि पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी ने सब कुछ किया। इवन एक एक्स आर्मी सोल्जर है पाकिस्तान के, उन्होंने कल पाकिस्तान आर्मी का प्रोपेगेंडा फाश किया। उन्होंने एक वीडियो जारी किया, उसमें उन्होंने कहा कि यहाँ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में सिखाया जाता है कि कैसे जिहाद किया जाए, लोगों को बहलाया जाता है, फुसलाया जाए, ब्रेन वॉश किया जाता है कश्मीर के हवाले से। उसके बाद उन्होंने बालाकोट जो टेरर कैंप है वहां पे कैसे उनको ट्रेन किया जाता है, वहां पे उनको कैसे बिना माँ बाप की इजाजत के बगैर उनको फोर्सबली कश्मीर में धकेला जाता है, उन्होंने भी कल पर्दाफाश किया। ये साफ लगता है कि आप पाकिस्तान के लोगों को भी, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों को भी पाकिस्तान आर्मी की जो रियलिटी है या पाकिस्तान गवर्नमेंट की जो रियलिटी, जो ISI की स्ट्रेटजी है वो समझ आइए। आज वहाँ के लोग खुले आम जो है उनके खिलाफ प्रदर्शन करें, खुले आम प्रदर्शन अब करें। डॉक्टर सुधीर सिंह, क्योंकि ब्रिटेन में की तस्वीरें हमने देखी थी कि ब्रिटेन के संसद में निंदा प्रस्ताव पास किया गया था पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान ने जो आतंकी हमला पहलगाम में हुआ, जो कनेक्शन पाकिस्तान का सामने आ रहा है, इससे ये समझे कि अब तमाम जो मुल्क है, जो देश है, वो अब एक साथ आकर के पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन की तैयारी में भी है। देखिए, पाकिस्तान की संसद में तो ऐसे ही बातें हुई, वो तो अपनी बात को ढकेंगे ही, लेकिन आप देखो कि पूरी दुनिया लाइन लगाई हुई है। ट्रंप साहब से लेके जॉर्जिया मेलोनी, फ्रांस के राष्ट्रपति, पुतिन रसिया का राष्ट्रपति, तो चाइना भी बड़े सधे शब्दों में चाइना ने प्रतिक्रिया दी है। पूरी दुनिया आज भारत के साथ खड़ी है। आतंकवाद के खिलाफ फैसला लेना भारत का काम है। अंतरराष्ट्रीय कानून में एक कानून है, आता है हॉट परस्यूट, राइट ऑफ हॉट परस्यूट। उसके तहत अगर आपके टेरिटरी में किसी ने किसी भी नागरिक की हत्या करी तो उस अपराधी को खदेड़ कर मारना आपका अधिकार है और अंतरराष्ट्रीय कानून इसकी मान्यता देता है, भले ही वो अपराधी दूसरे देश में क्यों न भाग गया हो। तो हमको वो अधिकार है, हमको ये निर्णय लेना है। दुनिया में माहौल है, आतंकवाद को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। आप देखेंगी कि सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाले में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रहे हैं। ये अपने आप में एक युगांतकारी परिवर्तन है, दुनिया में भारत की बढ़ती हुई शक्ति का परिचायक है। लेकिन आतंकवादियों को न्याय के दरवाजे पर लाना, उनको न्याय दिलाना, उनका खात्मा करना, ये तो भारत का दायित्व है। भारत को इसको करना है और इस तरह से करना है कि आतंकवादियों के दिल में एक ऐसा दहशत पैदा हो जाए कि इस तरह की आगे की कोई कार्रवाई करने का वो कभी सोच ही ना पाए। ये हमारे संवाददाता बोल रहे हैं, ये सही बात कह रहे थे कि जो POK में है वो जनता एकदम पाकिस्तान के खिलाफ हो चुकी है। क्योंकि वो कहते हैं, वो नारा लगाते हैं, दो कब्जे पे कब्जा नहीं चलेगा। मतलब तुमने तो इंडिया से कब्जा किया और फिर हमारे ऊपर अपना कब्जा कर लिया। अब आप ये समझें कि अगर कोई POK का जवान पाकिस्तानी आर्मी में है और वो मारा जाता है तो नियम ये है कि भाई उस जवान के लाश को आप उसके गांव दो,
लेकिन वो अगर पंजाब का लाश है तो जरूर गांव देते हैं, लेकिन पीओके के जवान का लाश है तो उसको वहीं पर दफन कर देते हैं जहां पर वो मारा गया है। मतलब लाश के साथ भी भेदभाव है पीओके के लोगों के साथ, इनको और तमाम तरह से इनके साथ भेदभाव है। तमाम पीओके और नॉर्दर्न एरिया में पाकिस्तान के खिलाफ जो है पूर्ण माहौल है। आज जरूरत है एक झटके देने की, और उस झटके से इस खित्ते को भारत में मिलाने की। ये हम कोई कब्जा नहीं कर रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पूरा कश्मीर 87,000 किलोमीटर का है। 50,000 किलोमीटर हमारे पास है, 37,000 किलोमीटर उनके पास रह गया है। ये एक अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ पार्टीशन है। पीओके और नॉर्दर्न एरिया को हमको मिलाना है, और कश्मीर के यूनिफिकेशन को करके पाकिस्तान जो कहता है, उस आर्मी चीफ कहता है कि हमारे गले की जो है रीढ़ है, तो रीढ़ की हड्डी को ही तोड़ के समाप्त कर देना है। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। बिल्कुल इसलिए ना देवानंद सर, क्योंकि जब हम बात करते हैं आतंकियों की, आतंकी जिस तरीके से हमला करते हैं, जिस मॉड्यूल को वो अपनाते हैं, क्योंकि आपने इन हमलों को, इस तरह की चीज़ों को आपने करीब से देखा है, आपने समझा है इन्हें। पहलगाम में जो हमला हुआ जिसमें पर्यटकों की जानें चली गई, आतंकी जब हमला करते हैं इसके बाद वो जंगलों की ओर भागते हैं, वहाँ पे वो छिपते हैं। कितने दिनों तक वहाँ पे तकरीबन छिपे रहते हैं और किस तरीके से वहाँ पे वो प्लानिंग करते हैं आगे की रणनीति को लेकर, क्या इससे समझना होगा? जी देखिए, जहां तक आतंकवादी हमले का ताल्लुक है, ये डीपली प्लान किया जाता है। और पिछले 5-6 वर्षों से जब से ये हमारी स्थिति वहां की मजबूत हुई है, सेना मजबूत है, कश्मीर के नागरिक भारत की भावना को समझ रहे हैं, तब से उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। 2019 के बाद तो जब से ये ताता बाना इनका तोड़ दी गया है भारत सरकार द्वारा, तब से क्या होता है कि ये डिटेल प्लानिंग करते हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ऐसा नहीं है कि उनको लोकल समर्थन नहीं है, पर उस स्थानीय समर्थन को कभी भी पूरे कश्मीर से नहीं जोड़ के देखना चाहिए। ऐसे हादसे कहीं भी हो, हिंदुस्तान के दूसरे कोने में भी जब अपराध होते हैं तो उस अपराधी के साथ 1-2 गद्दार लोग उसके साथ होते हैं, तो उसी प्रकार इनके साथ होते हैं। ये हमला करने के बाद सबसे पहले इनकी कभी भी ये एक तरफ फिदाइन के तरीके से नहीं आए हिंदुस्तान में, ये मार के भागने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि ये इलाका चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है, पहलगांव में मैं रहा हुआ हूँ और मैं बता सकता हूँ दूर दराज का इलाका है, और वहाँ सेना आमतौर पर वहाँ सेना नहीं होती है। और अगर आपको पता हो कि वहाँ इन दिनों में पुलिस पोस्ट भी नहीं होती है, और शायद यही कारण रहा कि कुछ चूक हो गई कि सुरक्षा एजेंसी को बता नहीं पाए रहे, सेनानियों को जाने की इजाजत दी, अब वो जंगल में छुप जाते हैं। अब ये निर्भर करेगा कि जंगल में वहाँ हमारी जो सेना है, क्योंकि पर से वहां पर कोई सेना डिप्लॉयड उस इलाके में नहीं है, जरूरत ही नहीं है, वहां कोई लोग रहते ही नहीं है, तो उन सैनिकों को वहां जाने में जो भी समय लगा है, और उस इलाके के अंदर हमारा इंटेलिजेंस तंत्र काम करता है। आजकल हमारे पास एरियल सर्वेलेंस आ गया है, सैटेलाइट सर्वेलेंस आ गया है, ह्यूमन इंटेलिजेंस है, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस है। तो जो ही ये व्यक्ति, आजकल क्या उग्रवादी भी हाइब्रिड उग्रवादी हो गए हैं जी। कई बार क्या होता है कि हाइब्रिड मीन्स कि वो सामान्य तौर पे एक सामान्य नागरिक होता है, और वो किसी को पता भी नहीं होता है कि उनके पेरेंट्स को भी नहीं पता होता है कि हमारा बच्चा उनकी मदद कर रहा है, तो ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल है। जो उग्रवादी जिन्होंने हमला किया है वो अपना हथियार कहीं छुपा देंगे और जंगल में भी जाके छुप सकते हैं, और ये भी मुमकिन है कि वो हथियार को छुपाने के बाद कहीं दूसरे रास्ते से सामान्य जनमानस बन के रहे। तो ये कठिन परिस्थिति है, बस सेना के पास पूरा उपाय है, हमारा तंत्र अपनी जगह है, और मैं मानता हूँ 5-4 दिनों में इनका खात्मा हो जाएगा। पर जैसे अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये आखिरी होना चाहिए। इनके पीछे जो लोग हैं भारत में भी, ये बात छूट गई हमारी चर्चा के दौरान, और कोई भी साथी चर्चा नहीं की। देखिए, पाकिस्तान में देशद्रोही नहीं बैठे, देशद्रोही भारत विरोधी भारत में भी बैठे हैं, जो इन दुश्मनों की भाषा बोलते हैं, जो भारतीय सेना पे सबूत मांगते हैं, जो भारतीय सेना के अधिकारियों को गालियां तक देते हैं। वैसे कश्मीर सुधर चुका है, कश्मीर में अब सेना पे कोई पत्थर नहीं मारता 2019 के बाद, कश्मीर में अब कोई भी हड़ताल का कैलेंडर नहीं इश्यू होता है। कश्मीर बहुत अच्छी जगह है, तभी मैं कह रहा हूँ कि आइए कश्मीर चलते हैं। पर देश के दूसरे कोने में जो राजनीतिक लेवल पर जो हर हमारी स्ट्रीम के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं, इनके लोग जो बैठे हैं, और आज से नहीं 50 वर्ष से, और वो उन प्रमुख स्थानों पर है जहां पर वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो इन्फ्लुएंसर है, उन तक पहुंच करके उनको कानून के चुंगल में ले जाकर के जेल में डालना पड़ेगा। बहुत अहम बात है, और इसके अंदर मैं आपको बता सकता हूँ, राइट फ्रॉम पीपल एट टॉप लेवल
जो जो नेता है, जो पॉलिटिशियंस है, कुछ जुडिशरी में है जो उनको रातों रात छोड़ देते हैं, कुछ लॉयर्स हैं जो उनकी लड़ाई लड़ते हैं, कानून के आंच में आकर के उग्रवादियों को छुड़वाते हैं, कुछ लोग समर्थ है, सोशलिस्ट है। तो वो जो ताना बाना है देश के अंदर भारत विरोधी, उसको भी संज्ञान मेरे ख्याल से सरकार ले रही है। मुझे जितना समझ है, क्योंकि मैं आज सरकार का हिस्सा नहीं हूं, पर मोदी जी की आवाज से साफ है कि उनको भी नकेल कसी जा रही है, पर अभी तक कोई खबर नहीं आई है किसी को पकड़ने की और जेल में ठूसने की। तो मैं मानता हूं उग्रवादियों का इलाज सेना करेगी, और बाहर जो मुनीर जैसे देशद्रोही हैं उनका भी हमारी सेना इलाज करेगी, पर देश के अंदर देश के नागरिकों को उन ताकतों का इलाज करना पड़ेगा जो भारत में रह करके पाकिस्तान की और भाषा इसीलिए मुझे लगता है देवानंद सर कि जम्मू कश्मीर में इन दिनों जो एक्शन हो रहे हैं, कई लोगों को वहां पे हिरासत में लिया गया, जैसा कि नासिर भी हमें लगातार बताते हैं, उनसे पूछताछ हो रही है। और डॉक्टर सुधीर सिंह, यही मुझे लगता है सरकार की स्ट्रैटेजी भी है, किस तरीके से वहां पे लोगों तक पहुंचना है, जो वहां पे वर्कर्स काम कर रहे हैं, वो लोग जो आतंकियों की मदद कर रहे हैं, वो जो अंदर हो, जैसा कि अभी देवानंद सर ने कहा कि भारत में ही देशद्रोह का काम कर रहे हैं, उन तक कैसे पहुंचना है, एक अलग रणनीति पर सरकार काम कर रही है। ये मेरे से सवाल जी है? जी 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 सर। हाँ, जरा से दोहराएंगे सवाल को। जैसा कि देवानंद सर ने कहा कि देशद्रोह भारत में भी हो रहा है, उनके खिलाफ भी यहाँ पे कार्रवाई होनी चाहिए, और क्योंकि जम्मू कश्मीर में कई लोगों को हिरासत में लिया गया, उनसे अब पूछताछ हो रही है, ये ऐसी रणनीति का हिस्सा भारत सरकार की। देखिए, हमारे देश में डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में कुछ राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, लेकिन लोगों को अतिक्रमण नहीं करना चाहिए अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच को। सरकारें अपने हिसाब से एक्शन लेती हैं, लेकिन एक लक्ष्मण रेखा हर जगह है। जो व्यक्ति लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करता है, देश सबसे पहले है, उसके बाद ही सब कुछ है। तो देश के लिए अगर किसी के बात में कोई ऐसे अपमानजनक शब्द होते हैं तो उस पर त्वरित एक्शन होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग डाइवर्ट करने के लिए टेंशन ऐसा करते हैं। 99.99% जनता जो है देश की, वो आज आतंकवादियों के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने के लिए सरकार के साथ खड़ा है। पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है। कल मैं टीवी देख रहा था, पूरे देश में पूरे हर समाज के वर्ग ने प्रदर्शन किया। एवं भोपाल में मैंने मुस्लिम महिलाओं को देखा, बड़ी संख्या में वो आई हैं प्रदर्शन में, और वो पाकिस्तान को बड़ा जला भना सुना रही थी। तो पूरे देश में एक शोक का माहौल है, रोष का माहौल है। इसमें कुछ लोग जो देश के हितों के खिलाफ बोल रहे हैं, ईश्वर उनको बुद्धि दे, लेकिन कानून भी अपना काम करे। अगर कोई लोग ऐसा बोलते हैं जो देश के हितों पर कुठाराघात होता है, तो निश्चित तौर पर उन लोगों के खिलाफ कानून के मुताबिक तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बड़ा साफ गोई से कहना चाहता हूं कि इस अवसर पर जो भी व्यक्ति देश के खिलाफ एक शब्द भी बोलेगा, जनता उसको माफ नहीं करेगी।